गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज अपन लोग जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है, इस टॉपिक को पढ़ने के साथ आप भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक कंपनी के अधीन नियुक्त होकर आने वाले जो आपके गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं और वायसराय हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही हम इन सभी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करेंगे। कुछ गवर्नर ऐसे होंगे जिनके काल में कोई विशेष घटना या युद्ध आदि घटित हुए या युद्ध आदि किए गए, तो उनके बारे में भी हमको आज जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, उस मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना जो कहाँ पर होती है, सबसे पहले बंगाल में। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा विजित किया गया जो प्रांत बंगाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। और इस प्रांत में विजय के उपरांत अंग्रेजों ने भारत में अपनी जो सत्ता की स्थापना की, उसको धीरे धीरे भारत में विस्तारित करते गए। ठीक है, तो आपने ये जाना है कि अंग्रेज जो है वो अपनी सत्ता की स्थापना सबसे पहले इस बंगाल प्रांत में करते हैं। किस प्रांत में करते हैं? बंगाल। ठीक है, और जब वो बंगाल प्रांत जो जीत लेते हैं, अच्छा ऐसी बात कि क्या बंगाल के पहले उन्होंने किसी क्षेत्र को नहीं जीता था? तो आंसर है जीता था। उन्होंने कर्नाटक क्षेत्र को जीता था। इस क्षेत्र में 2 युद्ध हो चुके थे, लेकिन तीसरा युद्ध बाकी था। उस तीसरे युद्ध के होने से पहले ही वो बंगाल जीत गए। क्या जीत गए? बंगाल। तो हम देखते हैं कि बंगाल उन्होंने सबसे पहले जीता। क्या जीता? बंगाल। और बंगाल के बाद उन्होंने क्या जीता? कर्नाटक क्षेत्र जीता। और आपने देखा था कि उन्होंने हैदराबाद जीता था। वे लोग उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। जब इस वाले क्षेत्र पर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, तो धीरे धीरे करके अंग्रेज जो है वो यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर करेंगे। क्या करेंगे? एंग्लो मैसूर। एंग्लो मैसूर के बाद वो इस क्षेत्र में लड़ाई करेंगे, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, और आंग्ल मराठा के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो भारत के अलग अलग क्षेत्र, यानी जो आपका अखंड भारत था, इस अखंड भारत के क्षेत्र में उन्होंने सीमावर्ती या बाहरी प्रदेशों के साथ भी युद्ध करे। जैसे कि इस वाले क्षेत्र में आंग्ल पंजाब युद्ध होंगे, इसके यहाँ वाले क्षेत्र में आंग्ल अफगान युद्ध भी होंगे। आंग्ल अफगान युद्ध आपके केंद्रीय मुगल सत्ता के समय में भी होंगे। फिर आप देखेंगे नेपाल वाले क्षेत्र में आंग्ल नेपाल युद्ध होंगे। फिर आप इसके पश्चात देखेंगे कि यहाँ पर आंग्ल बर्मा युद्ध होंगे। तो अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुए, और बंगाल के बाद धीरे 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 उन्होंने अपने साम्राज्य और सत्ता की क्या की? संपूर्ण अखंड भारत में स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत चूंकि बंगाल से है। और बंगाल जो था वो आपका क्या था? एक छोटा सा प्रांत था। इस छोटे से प्रांत में जब पहली बार कोई अधिकारी बैठेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर। क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किए? युद्ध किए। एंग्लो कर्नाटिक वॉर के माध्यम से ये जीता। अब इसके बाद इन्होंने एंग्लो मैसूर के बाद ये जीत लिया। फिर आंग्ल मराठा के बाद ये जीत लिया। आंग्ल पंजाब के बाद पंजाब जीत लिया। आंग्ल अफगान के बाद यहाँ तक जीत गए। आंग्ल नेपाल के बाद ये जीत लिया। अरे तुमने पूरा भारत ही तो जीत लिया। क्या जीत लिया? भारत ही जीत लिया। तो जब संपूर्ण भारत जीत लिया, तो क्या उसे भारत का गवर्नर नहीं कहा जाना चाहिए? क्या कहा जाना चाहिए? भारत का गवर्नर। अब पूरा भारत कंट्रोल कर रहे हो और उसके महत्वपूर्ण अधिकारी को आप कह रहे हो बंगाल का गवर्नर, तो क्या ये शोभा देता है? आंसर है ये शोभा नहीं देता। तो भारत के लगभग या अधिकांश हिस्सों को जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो लगभग कब जीत जाती है? तो आंसर है 1833 तक। कब तक जीत जाती है? 1833 तक। तो आप देखेंगे 1833 के पहले जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
इसने लगभग भारत के 70% क्षेत्रफल पर विजय हासिल कर ली थी। कितने परसेंट? और आप 70% क्षेत्रफल पर जब विजय हासिल कर लिए, तो जिसे पहले आप बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल कहते थे, उसे आज भारत का गवर्नर जनरल कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। इसीलिए आपने देखा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब ब्रिटेन की संसद ने इन पर नियंत्रण साधना शुरू किया, तो धीरे धीरे नियंत्रण साधने के अनुक्रम में ही इस जो उनका प्रतिनिधि है उसके पदनाम में भी परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, ये पदनाम में परिवर्तन कब कब होगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1773 क्या है आपका 1773, ये 1773 एक आपका टर्निंग ईयर है। कैसा ईयर है? टर्निंग ईयर। इसे मैं टर्निंग ईयर क्यों कह रही हूं? क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पहले अंग्रेजों ने भारत के बंगाल वाले क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। कहां पर विजय प्राप्त की? बंगाल वाले क्षेत्र। और बंगाल वाले क्षेत्र पर इन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद की थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस युद्ध के बाद जब बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजी प्रशासन की स्थापना होगी, तो अंग्रेजी जो कंपनी के अधीन अधिकारी होगा उसे क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर कहा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लगातार ये अपना क्या कर रहे हैं? साम्राज्य विस्तार, युद्ध नीति कर रहे हैं, वित्तीय संसाधनों का विस्तार कर रहे हैं और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को एनेक्शन करते जा रहे हैं। ठीक है, जब ये अनुक्रम करेंगे तो बंगाल के गवर्नर जो है, जब इन्होंने यहाँ वाले क्षेत्र में, कौन सा वाला क्षेत्र? मद्रास वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो जब अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में अपना क्या किया? स्थापना किया शासन का। और जब आपके अंग्रेजों ने क्या किया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी अपने साम्राज्य की क्या कर ली? स्थापना कर ली। तो आप देखेंगे कि बॉम्बे में भी एक गवर्नर बिठाया जाएगा। एक गवर्नर कहाँ बैठाया जाएगा? मद्रास में भी। ठीक है, तो अब इन दोनों को भी तो कंट्रोल कोई ना कोई करेगा। तो यार जहां पर पहली बार सत्ता स्थापित करोगे वहीं से तो कंट्रोल करोगे ना। हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगाल में। तो बंगाल में बैठा व्यक्ति जो है वो आपके क्या करने लगेगा? वो कंट्रोल करेगा बंबई और मद्रास के भी गवर्नर को। किसको करेगा? हाँ, यानी यहाँ से एक फैक्ट निकल कर आता है कि बंगाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है आपका? बंगाल। और बंगाल के दो सबऑर्डिनेट्स हैं। कौन है आपके? एक है बंबई और दूसरा क्या है आपका? मद्रास। तो अब एक बात बताओ कि जब बंगाल का गवर्नर जो है वो बंबई और मद्रास के गवर्नर को कंट्रोल कर रहा है, तो उसे भी गवर्नर कहोगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो उसको कुछ अलग पद देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। तो जब बंबई और मद्रास क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वॉर के माध्यम से, मद्रास में एंग्लो मैसूर वॉर होंगे और बंबई में एंग्लो मराठा वॉर होंगे, इनके माध्यम से जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को जीत लिया, तो बंगाल के गवर्नर को और अधिक प्रतिष्ठित पदनाम दिया जाएगा और यह पदनाम बंगाल का गवर्नर जनरल देंगे। क्या देंगे? का गवर्नर जनरल। तो आप देखेंगे पहला पद नाम है बंगाल का गवर्नर। इसके बाद इस बंगाल के गवर्नर शब्द के आगे एक शब्द और जोड़ा जाएगा, जो शब्द है आपका क्या? जनरल। क्या शब्द है आपका? जनरल। तो ये जनरल शब्द कब जोड़ा जाएगा आपका? ये जनरल शब्द तब जोड़ा जाएगा जब आपके बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर के अधीन आ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले बंगाल का गवर्नर कहलाएगा, जब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर के अधीन आ जाएगी तो उसका पदनाम बदल कर क्या कर देंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल कर देंगे। ठीक है, और ये जनरल शब्द क्या बताता है? जनरल शब्द ये बताता है कि यह व्यक्ति अधिक पावरफुल है। किससे अधिक पावरफुल है? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर से अधिक पावरफुल है। यहां तक की बात क्लियर। अब क्या हुआ कि जब आगे अंग्रेजों ने भारत के और अधिक क्षेत्रों को क्या किया? विजिट किया। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि यार वो पंजाब भी जीत गए, अफगानों के आक्रमण से भी सुरक्षित कर लिए, इस पश्चिमी सीमा को सुरक्षित कर लिया, नेपाल जीत लिया, बर्मा जीत लिया। तो अब पूरे क्षेत्र का एक हेड बनाया जाएगा संपूर्ण भारत का, और संपूर्ण भारत का हेड बना और उसे बोले बंगाल का हेड। जैसे कि आज मैं बोलूं कि मोदी जी जो है वो वाराणसी के प्रधानमंत्री, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं।
भाई मोदी जी जो है वो क्या है, भारत के प्रधानमंत्री है ना। भाई वाराणसी उनका मान लो एक क्षेत्र है, वहां से मान लो उनने चुनाव के लिए खड़े हुए जीते, तो अगर उनको मैं बोलूं वाराणसी का प्रधानमंत्री, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो जब अंग्रेजों ने बंगाल के अलावा संपूर्ण भारत जीत लिया, तो उसे क्या भारत का गवर्नर जनरल कहना ज्यादा अच्छा लगेगा ना। ये एक बेटर ऑप्शन है ना। तो फिर से आपके पदनाम में क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, और आप देखेंगे कि ये पदनाम में परिवर्तन किया गया और इसे क्या नाम दे दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। लेकिन आपने देखा कि अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति से जो भारतीय हैं और देसी रियासत के शासक हैं, ये सभी असंतुष्ट हो जाएंगे और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो 1857 का जो महान स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ, इसके बाद ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि हम जो है वो भारत में पूर्णतः शांति स्थापित करने का काम करेंगे, और जो देसी रियासतें हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए हम अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। देसी रियासतों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक प्रतिनिधि जो है वो मुझ तक पहुंचाएगा, और मैं उस प्रतिनिधि के से प्राप्त होने वाली सभी सूचनाओं पर रिस्पॉन्स करूंगी, एक्शन लूंगी। तो अब यहाँ पर देसी रियासतों को ब्रिटेन की महारानी ने अपना गोद लिया हुआ पुत्र माना, और उस गोद लिए हुए पुत्र की बात सुनने के लिए, चूंकि ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन में रहती है, तो उस गोद लिए हुए पुत्र यानी देसी रियासतों के शासकों की बात सुनने के लिए उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसे वाइस राय कहा गया। क्या कहा गया, वाइस राय। तो यहां पर ध्यान देना कि भारत का गवर्नर जनरल जब आपके प्रांतों के संदर्भ में बात रखेगा तो वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, लेकिन जब वो देसी रियासतों के शासकों की बात रानी के संदर्भ साथ करेगा और रानी की सूचना को देसी रियासतों तक कन्वे करेगा, तब वह वाइस राय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाइस राय। तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि भारत का वाइस राय पद क्या है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के बाद फिर क्या पद नाम दे दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो नाम चेंज कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं। तो आपको पता है कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो मैसूर वॉर भारत में शुरू होते हैं, इन युद्धों में बहुत अधिक पैसा खर्चा होना था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, कंपनी दिवालियापन या बैंकरप्ट होने की स्थिति पर आ गई। तो कंपनी जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करती है, वहां पर उजागर कर देती है कि अब जो है वो हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने तो बंगाल में सत्ता स्थापित कर ली है, अब हम एंग्लो मैसूर वॉर भी लड़ रहे हैं और मराठा वॉर भी लड़ रहे हैं, और हमने भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर को जीत लिया। तो ब्रिटेन का जो संसद थी या सरकार थी उनका कहना था ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, आप कैसे जीत सकते हो, हम तो एक लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र है, वो ऐसा किसी दूसरे देश को गुलाम नहीं बना सकता, आपने ये गतिविधि कैसे कर ली, तो आपको तो हमने ट्रेड मोनोपोली दी थी, आपने तो बहुत दुरुपयोग किया है, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ब्रिटेन जैसे एक लोकतांत्रिक और एक संप्रभु राष्ट्र की छवि वैश्विक स्तर पर खराब हो जाएगी। ठीक है। तो अब अपनी छवि को बचाने के प्रयास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम कौन शुरू करती है, ब्रिटेन की संसद शुरू करती है, ब्रिटेन की क्राउन शुरू करती है, और जब उसे रेगुलेट करने का काम शुरू करती हैं तो आप देखते हैं कि लगातार कंपनी को ब्रिटेन की संसद से कुछ आदेश दिए जाएंगे, और वो आदेश ब्रिटेन की संसद में विधेयक के तौर पर पारित किए जाते हैं, बिल बनाकर पारित किए जाते हैं, जिसको आप रेगुलेटिंग एक्ट और आगे चलकर अलग अलग एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये जो पदनाम का परिवर्तन है ये किसमें लिखकर आता था, ये आपके एक्ट्स में लिखा आता था। ठीक है, क्लियर है। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर का पदनाम क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर कर दिया। ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि फिर नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, आपका भारत का वाइस राय कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि कब से कब तक किसका किसका नाम था, क्या ठीक है, क्या क्या पदनाम था। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या नियुक्त हुआ, बंगाल का गवर्नर, यानी पदनाम क्या है, बंगाल का गवर्नर। प्लासी के युद्ध से कब तक, 1772 तक। फिर 1733 में क्या आएगा, आपका रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। तो जब 1733 में 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद से 1833 के
चार्टर एक्ट तक क्या नाम रख दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्यों रखा गया? क्योंकि अब ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को क्या करता था? कंट्रोल करता था। और बंगाल का जो गवर्नर है वो सुप्रीम पावर हो गया, सुपरमेसी मिल गई उसे, इसीलिए उसे क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। स्वतंत्रता संग्राम के बाद आपके ब्रिटेन की महारानी क्या लेगी? देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, और वो दोनों व्यक्ति एक ही होंगे। क्या होंगे? एक ही होंगे। वही वाइसराय है और वही भारत का गवर्नर जनरल भी है। तो फिर आपके 1858 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक 1947 तक इसका नाम क्या रहेगा? भारत का वाइसराय और भारत का गवर्नर जनरल। वाइसराय तब जब देशी रियासतों के संदर्भ में नेतृत्व करेगा, बातचीत करेगा, और भारत का गवर्नर जनरल तब जब वो आपके प्रांतों के संदर्भ में बात करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। आज हम शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे बंगाल के गवर्नर। क्या शुरू करेंगे? बंगाल के गवर्नर। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनेगा आपका? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का क्या बनेगा? पहला गवर्नर। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि बंगाल में कितने गवर्नर आए, कब तक? 1773 तक। ठीक है, तो आपके 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध जब बंगाल में जीते तो बंगाल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी कंपनी की, उसने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको क्या करना चाहिए? यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी बना देना चाहिए। तो कंपनी के अधीन नियुक्त किया गया सबसे पहले कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का पहला गवर्नर। ठीक है, कब से कब तक रहेगा? 3 साल, 1757 से 1760। ठीक है, इसका यहाँ पर एक टेन्योर है। और इसके बाद आप देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि करने के लिए इसे पुनः भारत में बुलाया जाएगा, और एक बार फिर से ये बंगाल का क्या बनेगा? गवर्नर। कब बनेगा? 1765 से 1767। तो इसके 2 टेन्योर से। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद कुछ ही माह के लिए कौन बनेगा? हालवेल। हालवेल के बाद कौन बनेगा? वेंसीटाट। तो वेंसीटाट जो है वो कब से कब तक? 1760 से 1764। ठीक है, इसके समय में एक युद्ध होगा जिसका नाम है आपका क्या? बक्सर का युद्ध। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के साथ एक और युद्ध है, कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का जो थर्ड वॉर है, उस वॉर के समय में बंगाल का गवर्नर, और बक्सर के युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन है? वेंसीटाट। वेंसीटाट बक्सर के युद्ध में लीड करेगा, डिसीजन मेकिंग सब कुछ कौन करेगा? वेंसीटाट। वेंसीटाट के बाद पुनः संधि होगी अब युद्ध के बाद, तो कौन आएगा? रॉबर्ट क्लाइव। कितने साल रहेगा? 2 साल। उसके बाद कौन? वेरेलास्ट। वेरेलास्ट के बाद कौन? कार्टियर। और कार्टियर के बाद कौन? वॉरेन हेस्टिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर और बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर 1773 का क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट, और उसमें बंगाल के गवर्नर पदनाम को बदलकर क्या कर देंगे? गवर्नर जनरल। पदनाम बदला है, व्यक्ति विशेष की नियुक्ति नहीं बदली, तो उसी व्यक्ति को फिर क्या कहा जाने लगेगा? बंगाल का पहला गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल फिर कौन बनेगा? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो आज हम जो है वो इन बंगाल के गवर्नर की और इनके कार्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला गवर्नर जो आएगा वो कौन आएगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने क्या क्या किया? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जब भारत में आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में, तो जब ये पहली बार आता है तो ये एक सामान्य क्लर्क के रूप में क्या करता है? काम। और सामान्य क्लर्क क्या था? आपके कंपनी के स्ट्रक्चर में सबसे लोअर पोस्ट के अधिकारी थे। ठीक है, फिर क्लर्क के बाद आप देखेंगे कि इसने मद्रास वाले क्षेत्र में क्या करता था? क्लर्क का काम करता था। लेकिन आपने सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? तो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर कब से कब तक हुआ था? 1749 से 1755। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में आप देखते हैं कि जो आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? वो यहाँ पर त्रिचनापल्ली का क्या करी थी? घेरा डाली थी। ठीक है, और आपने देखा था कि त्रिचनापल्ली का घेरा यहाँ डालकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई थी। तो आपकी इस त्रिचनापल्ली वाले घेरे से निकलकर मद्रास पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है आपका? रॉबर्ट क्लाइव। और मद्रास में जो आपका गवर्नर था उसका नाम था सैंडर्स।
तो सैंडर्स जो है वो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए, इसकी प्लानिंग कर रहा था। कौन? सैंडर्स। तो यहां पहुंच जाएगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव पहुंचेगा। अब रॉबर्ट क्लाइव पहुंचेगा और बोलेगा रुको रुको, मैं एक योजना आपको बताता हूं। इसने बोला कि क्यों ना अपन जो है वो अर्कोट पर क्या कर दें, आक्रमण कर दें। तो हम जो है अर्कोट का क्या डाल देते हैं, घेरा। और अर्कोट क्या थी? कर्नाटक की राजधानी थी। तो इसके प्रपोजल को सैंडर्स ने एक्सेप्ट किया, बोले वाह वाह गुड, बहुत अच्छा प्लान दिया है, ठीक है। और उसके बाद इस प्लान के तहत अर्कोट पर इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। और यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जीत गई। कर्नाटक की राजधानी अर्कोट जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ गई? त्रिचनापल्ली गई। और त्रिचनापल्ली में भी क्या करी? विजय प्राप्त करी। तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जीत दिलवाने के लिए सेना के सैन्य कमांडर के रूप में भूमिका रॉबर्ट क्लाइव ने दिलाई। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव की सफलता का पहला फेदर है, ठीक है, जो उसके सिर पर सजा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दूसरे युद्ध में अब क्या करेगा? नेतृत्व। तो दूसरा युद्ध कहां पर होगा आपके? दूसरा युद्ध होगा आपके प्लासी वाले रीजन पर। कहां होगा आपके? प्लासी। तो प्लासी कहां था? प्लासी था आपके बंगाल में। कहां था आपका? बंगाल। तो आप देखेंगे कि यहाँ कर्नाटक जीतने के बाद कहां आया? बंगाल। और बंगाल में प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। इस युद्ध की विजय भी किसके नेतृत्व में हुई? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुई। ठीक है, जब इस युद्ध की विजय हुई तो रॉबर्ट क्लाइव को इन विजयों के परिणाम स्वरूप क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसने बोला कि जब हम ये क्षेत्र ही जीत गए हैं तो अब हमारा यहाँ पर कोई हेड बनाया जाना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है इस पद की। किसकी? बंगाल के गवर्नर पद की। ठीक है, लेकिन बंगाल में ये गवर्नर जो है वो कौन है? वो कंपनी का है। किसका है? कंपनी का है। यहां तक की बात क्लियर? तो आप देखेंगे कि ये गवर्नर बन जाता है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने फिर एक युद्ध में भूमिका निभाई जिसका नाम है थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। क्या है आपका? थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर 1758 से 1761 में हुआ। और आप देखेंगे कि फिर थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर भी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? जीता। ठीक है, और जीतने के बाद यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो है उसकी फिर एक और सफलता। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी वाले क्षेत्र पे बेदरा, बेदरा कहाँ? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र। तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र पे एक जगह थी बेदरा जहां पर अंग्रेजों और डचों के बीच में संघर्ष हुआ। तो डच शक्ति का अंतिम रूप से समापन करने में भी भूमिका किसने निभाई? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जब बक्सर का युद्ध बंगाल में हो जाएगा वेंसीटाट के समय, ठीक है, तब बेंसीटाट जो है वो बंगाल के नवाब के साथ संधि करने के लिए उतना चालाक या उतना डिप्लोमेटिक वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से वापस बुलाया जाएगा कि आप आए और अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय दें और यहाँ पर क्या करें? इलाहाबाद की संधि करें। तो इलाहाबाद की संधि करने में भी किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की जिसमें दीवानी मामले कंपनी को प्राप्त हो गए और निजामती मामले जो थे वो बंगाल के नवाब को दे दिए गए। तो आप देख रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने कितने सारे काम किया। तो इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव जो है इसे भारत में अंग्रेजी जो सत्ता है इसका क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी इन्हीं कार्यों के कारण, मतलब इसने जो जो काम किए, किसने? आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, जब आप लोग ये भी जानते हैं कि प्लासी का जब युद्ध हुआ था, क्या हुआ था आपका? प्लासी का युद्ध। तो इस प्लासी के युद्ध की शुरुआत किसने की थी? सिराजुद्दौला ने। और सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और काल कोठरी पर क्या किया था? कब घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद पुनः कलकत्ता को जीतने में भी किसने मदद करी थी? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था? पांडिचेरी की, सॉरी, अलीनगर की क्या की थी? आपके संधि भी की थी। तो अलीनगर की संधि करने में भी कौन ने आपकी भूमिका निभाई? रॉबर्ट क्लाइव ने ही भूमिका निभाई। तो ये सारे काम किसके हैं? आपके रॉबर्ट क्लाइव के। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत में इतने सारे युद्धों में सेना नायक के रूप में सफल भूमिका अदा करने के बाद क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक।
कोई व्यक्ति इतने सारे युद्ध जीते, इतने सारी संधि करे और हर में उसको क्या मिले, सफलता मिले, तो उसकी सैन्य क्षमता कैसी है, दुर्लभ है, वो व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, कि जब बंगाल में क्या हो गए, स्थापित हुए, किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि का क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो अब एक बात बताओ कि बंगाल में इन लोग सेना रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे ना। तो बंगाल में कौन सी सेना है, अंग्रेजी सेना। अब ये अंग्रेजी सेना जो है, ये अंग्रेजी सेना आपके दो प्रकार की होती थी, एक ब्रिटेन की महारानी के अधीन होती थी और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होती थी। तो आप देखेंगे कि ये सेना अगर कहाँ जाए, किसी दूसरे क्षेत्र पर युद्ध लड़ने जाए, तो आप उसको क्या देंगे, वेतन देंगे ना। जैसे आपके कार्य के घंटे निश्चित होते ना कि आपको 10 से 5 की नौकरी करना है। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा था कि जो बैंकर्स थे, है ना, वो बैंकर्स का टाइम क्या था, 10 से 5, लेकिन आपने देखा था कि कोविड के टाइम पे उन्होंने अपने वेकेशंस में भी क्या दिए थे, सर्विसेज दिए थे। तो उनको जो एक्स्ट्रा टाइम था उस पर काम करने का क्या मिला था, दोहरा भत्ता मिला था, उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिली थी। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आप सैनिक किसके हैं, किसी पर्टिकुलर के अधीन है, जैसे महारानी के अधीन है तो महारानी के अधीन, और कंपनी के अधीन है तो कंपनी के अधीन। अच्छा, आपको यहाँ पर रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है, बंगाल में, और अगर आप दूसरे क्षेत्र में भी क्या कर रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ की सेना को आप फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको डबल पेमेंट देनी पड़ेगी कि नहीं, देनी पड़ेगी। तो ये जो श्वेत विद्रोह हुआ था, ये अंग्रेजों के द्वारा ही हुआ। किसने किया, आपके अंग्रेजी सैनिकों ने किया। किसने किया, अंग्रेजी सैनिकों ने। और अंग्रेजी सैनिकों ने ये विद्रोह क्यों किया, क्योंकि इनको दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया था। और दोहरा भत्ता देना क्यों बंद करे, क्योंकि भाई अब बंगाल तो स्टेबल हो गए, अब यहाँ तो युद्ध की कोई संभावना नहीं है। तो जब आप यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हो तो डबल वेतन की क्या जरूरत है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिकों का जब दोहरा वेतन बंद कर दिया, दोहरा भत्ता बंद कर दिया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसे व्हाइट म्यूटनी या श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह व्हाइट म्यूटनी या श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के दूसरे कार्यकाल के बाद, दूसरे कार्यकाल के दौरान होगी। जब वो इलाहाबाद की संधि करने आएगा, तो श्वेत विद्रोह भारत में कब हुआ, आंसर है 1766 में हुआ। कब हुआ, 1766 में। ठीक है, अच्छा, बंगाल में जो द्वैध शासन है वो क्या कहलाता है, तो द्वैध शासन का मतलब होता है एक ही क्षेत्र में प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी अलग अलग संस्था के द्वारा जब निभाई जाती है तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। आपने देखा कि इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल में द्वैध शासन आया, जिसमें दीवानी मामले यानी राजस्व संबंधी, कर वसूली संबंधी मामले जो है वो कंपनी के अधीन कर दिए गए, और सैन्य संरक्षण ये सारे मामले जो हैं वो आपके फौजदारी मामले या निजामती मामले किसको दे दिए गए, बंगाल के नवाब को दे दिए गए। इसे क्या कहा जाता है, द्वैध शासन। तो भारत में द्वैध शासन की रूपरेखा जो खींची थी वो किसने खींची थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। किस संधि के माध्यम से खींची थी, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो काम थे वो किसके थे, आपके रॉबर्ट क्लाइव के। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक सफलता दिलाई और भारत की संवैधानिक व्यवस्था में भी क्या करने का दिया, योगदान या हस्तक्षेप करने का क्या दिया, मौका दिया। किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब द्वैध शासन की स्थापना करी, तो एक बात बताओ, ये लोग दीवानी मामले लिए हैं, और जब दीवानी मामले लिए थे तो उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या लिए थे, दीवानी भी लिए थे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्या थे, इसके अंतर्गत आने वाले सूबे थे। क्या थे, आपके बंगाल प्रांत के अंतर्गत आने वाले सूबे। तो सूबे, प्रत्येक सूबे में एक उप दीवान नियुक्त किया जाता था। क्या किया जाता था, उप दीवान। तो इन उप दीवानों की नियुक्ति भी किसने करी, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके मोहम्मद रजा खां है, कौन है आपके, मोहम्मद रजा खां, इन्हें बंगाल के क्षेत्र में उप दीवान नियुक्त किया गया, और राजा सिताब राय को बिहार के क्षेत्र में उप दीवान के रूप में नियुक्त किया गया, जो दीवान यानी राजस्व क्या करते थे, वसूली करते थे। तो ये सारे काम किसके द्वारा किए गए, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कब से कब तक था, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। ठीक है, तो हमने दोनों कार्यकाल के उसके पूरे कार्यों को डिस्कस कर लिया। अब लेकिन हम फिर से वापस आते हैं 1757 से आपके 1760 के बाद। 1760 के बाद कुछ महीनों के लिए एक और बंगाल का गवर्नर बनेगा जिसका नाम है हालवेल। इस हालवेल ने
जो 1756 की काल कोठरी की घटना थी, उस काल कोठरी की घटना को अपनी एक किताब में लिखा था। बस यही एक महत्वपूर्ण कार्य किसका है? हालवेल। तो आपका नेक्स्ट बंगाल का गवर्नर हालवेल क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है। हालवेल के बाद जो 1760 में कुछ महीनों के बाद रहा, उसके बाद एक नया गवर्नर बंगाल का बनाया गया जिसका नाम है वेंसीटाट। ठीक है। वेंसीटाट जब बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ तो उसके एक साल बाद ही 1761 में आपके मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता है, उस केंद्रीय मुख्यालय के पास दो सत्ताएं भारत की भिड़ गईं। और वो सत्ताएं कौन कौन सी थी? वो थे आपके मराठाएं। क्या थे आपके? मराठा। तो आप लोग यहां से समझ लें कि ये जो आपका भारत था, इस वाले क्षेत्र पर जो आपके मराठे हैं वो आप अपना इस वाले क्षेत्र से उत्थान करते करते कहां पहुंच गए थे? केंद्रीय सत्ता तक। तो मराठे अपना राज्य विस्तार इस पूरे एरिया तक कर चुके थे। और आप देख रहे हैं कि इसी समय में भारत की पश्चिमी सीमा से अफगानों के आक्रमण हो रहे थे। तो अफगानों ने आक्रमण किया और केंद्रीय क्षेत्र को क्या करना चाहा? कब्जा करना चाहा। तो मराठों और अफगानों के बीच में पानीपत नामक स्थान पर 1761 में युद्ध हुआ, जिसे आप पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों की तरफ से सदाशिव राव के बीच में हुआ। जब ये युद्ध यहाँ पर हो रहा था, कहां पर? केंद्रीय मुगल सत्ता के क्षेत्र पे हो रहा था। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कौन सा क्षेत्र है आपका? बंगाल। तो उस समय में बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर था वेंसीटाट। यहां तक की बात क्लियर? फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जब आपके बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट था, तो यहाँ पर एक और युद्ध वेंसीटाट के समय में होगा। कब होगा? 1764 में। इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट क्लाइव जो प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इंग्लैंड चला गया वापस, उसके बाद ही उसने जो आपके हालवेल को नियुक्त किया गया। और फिर किसे नियुक्त किया गया? वेंसीटाट को। तो आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। और ये कब है आपके? 1760 में। और बक्सर का युद्ध कब हो रहा है? 1764 में। मतलब आप इन 4 साल में बंगाल के प्रशासन को नहीं संभाल पाए। तब तो बंगाल का नवाब जो है वो क्या हो गया? क्रोधित हो गया। और उस बंगाल के नवाब ने इस वाले क्षेत्र में, अवध वाले क्षेत्र में, किस वाले क्षेत्र में? अवध। और यहाँ के मुगल प्रशासन के साथ क्या किया? गठजोड़। और बोले कि अब अपन जो है वो अंग्रेजों की सत्ता को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि बंगाल का जो गवर्नर है, उसने अवध के नवाब और मुगल, केंद्रीय मुगल सत्ता के शासक से क्या किया? गठजोड़ किया। और यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। मतलब वेंसीटाट अच्छे से प्रशासन नहीं संभाल पाया और पुनः अंग्रेजों ने बंगाल क्षेत्र में क्या कर ली? लड़ाई या युद्ध को आपके बिगुल बजाया। अब जब ये युद्ध होगा तो यहाँ पर एक तरफ 3 लोग हैं। एक तो मुगल शासक हैं, कौन? आपके शाह आलम द्वितीय। और आप देखेंगे अवध का नवाब है। और एक कौन है? बंगाल का नवाब है। तो 3 लोग एक साथ। और एक तरफ कौन है? आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करेगा कौन? वेंसीटाट। तो वेंसीटाट ने सक्सेसफुली लीड किया। और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिली? सफलता मिली या विजय मिली। जो 1764 का बक्सर का युद्ध समाप्त होगा, तो वहां पर यह चर्चा होने लगी कि वेंसीटाट तुम अच्छे से नहीं संभाल पाए, इसलिए तो युद्ध जैसी स्थिति संभाल। तो अब जो ये शांति स्थापित करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे? संधि करेंगे। और संधि वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी हो? ज्यादा हो। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत अच्छा काम करता था, इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल थी, उसने फिर से उसको इनवाइट किया कि आप प्लीज आइए और नवाब यानी ये तीनों के साथ क्या करना है? अब आपको संधि करना है। तो अब आप देखेंगे कि अब 1764 के बाद फिर से कौन आएगा? रॉबर्ट क्लाइव आएगा। और वो क्या करेगा? इलाहाबाद की संधि करेगा। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने इन तीनों के साथ अलग अलग करी। मुगल बादशाह के साथ अलग, अवध के नवाब के साथ अलग, और बंगाल के नवाब के साथ अलग, क्योंकि तीनों ने लड़ा था ना साथ में। तो तीनों के साथ अलग अलग उन्होंने क्या करी? संधि करी। और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल वाले क्षेत्र में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ पर किसके समय में हो रहा है? वेंसीटाट। तो वेंसीटाट के समय में बक्सर के युद्ध में क्या दिलाई? इसने विजय दिलाई। 1764 में हुआ था। ठीक है। और आपने देखा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध भी इसके समय में ही हुआ। तो इस प्रकार से आपका अगला गवर्नर कंप्लीट हुआ, क्या? आपका वेंसीटाट। ठीक है। वेंसीटाट के बाद नया गवर्नर जो बनाया गया उसका नाम है वेरेलास्ट। क्या नाम है आपका? वेरेलास्ट।
तो वेरलेस्ट का जो शासनकाल है, अच्छा इसके पहले 65 से 67 कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, और उसके बाद 67 से 69 वेरेलास्ट। तो ये वेरेलास्ट जो है इसके समय में भारत के एक क्षेत्र जो आपका मैसूर है, ये आपको दिखाई दे रहा है मैसूर वाला, तो ये जो आपका मैसूर वाला रीजन है, यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंग्लो मैसूर वॉर्स किए। क्या किए, एंग्लो मैसूर वार। तो जब यहाँ पर एंग्लो मैसूर वार हो रहे थे तो उस समय में बंगाल का गवर्नर कौन था, वेरेलास्ट। ये एंग्लो मैसूर वार कब से कब तक हुए थे, 1767 से 1769 तक। और इस समय में यहाँ पर जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया था वो हैदर अली और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उस समय में बंगाल से सहायता कौन भेजेगा, वेरेलास्ट भेजेगा। तो वेरेलास्ट बंगाल का गवर्नर कब से कब तक, 1767 से 1769 तक। एक और बात कि इलाहाबाद की संधि की जो शर्तें थी या द्वैध शासन वगैरह जो था उसको लागू करने में थोड़ा सा टाइम लगा, और उस द्वैध शासन को लागू करने के काम किसने किया, वेरेलास्ट ने किया। तो बंगाल के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसको आपके लागू करने में, द्वैध शासन को लागू करने में। और आप देखेंगे कि द्वैध शासन जो है इसे बंगाल में इंप्लीमेंट करने का काम अगले बंगाल के गवर्नर ने किया कंप्लीटली, जिसका नाम था कार्टियर, जिसने उस डायरकी को कैसे लागू किया जाएगा उसका कंप्लीट फॉर्मेट क्या किया था, तैयार किया था। और आप देखेंगे कि ये कब से कब तक रहेगा बंगाल का गवर्नर, 1769 से 1772 तक। एक और बात कि इसी के कार्यकाल के दौरान 1770 में बंगाल में भयंकर क्या पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। लेकिन इस अकाल के दौरान भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व की वसूली के मामले में किसानों को किसी भी प्रकार की रियायत या छूट नहीं दी। परिणाम स्वरूप जो भारतीय लोगों थे उन्होंने पत्राचार के माध्यम से ब्रिटेन की संसद को अवगत कराया कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर इस प्रकार के अत्याचार कर रही है। ठीक है, और इन अत्याचारों से और काफी युद्धों में और भारत में विभिन्न क्षेत्रों को विजित करने की शिकायत जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ हुई, ब्रिटेन में हुई। और इसी समय में जब भू राजस्व नहीं मिला और कंपनी ने पहले से अपने शेयर धारकों को क्या बांट दिया था, लाभांश बांट दिया था, लाभांश की दर को दुगना तिगुना करके इन्होंने क्या कर दिए थे, बांट दिए थे। तो अब जब भू राजस्व ही नहीं मिला तो तुम कहाँ से दोगे अपने शेयर धारकों को पैसा। तो इनको जब नुकसान होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालियापन की स्थिति में आ गई। और इसके पहले आपने देखा था डच लोग थे, वे लोग भी क्या कर रहे थे, आपके चाय का व्यापार कर रहे थे। आपने देखा डेनिस लोग जो थे वो चाय की क्या करने लगे थे, तस्करी करने लगे थे। तो उनके कारण इनके चाय के व्यापार को भी क्या करना पड़ा, भारी नुकसान उठाना पड़ा। इनकी चाय की पत्ती जो है वो गोदामों में क्या रह गई, पड़ी की पड़ी रह गई। और जो आपके स्टेट ऑफ मैगलन के पश्चिमी देशों के साथ चाय का क्या होना था, व्यापार होना था, उसमें भी इनको भारी नुकसान झेलना पड़ा। और ना ही ये कंपनी लगातार युद्धों के कारण जो 4 लाख ब्रिटिश पाउंड का किराया देती थी व्यापारिक एकाधिकार के बदले में, वो भी ये नहीं चुका पाई। फाइनली ये वो ईयर है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संपूर्ण पोल खुल गई। कहां पर, ब्रिटेन की संसद में। और जब पोल खुल जाएगी तो क्या करेगी ब्रिटेन की संसद, बोलेगी कि अब हम आपको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की संसद, अच्छा इनको पैसा भी देंगे कि ठीक है अब तुम फिर से क्या हो जाओ, अपनी आर्थिक स्थिति को बूस्ट करो और फिर से आप स्ट्रेंथन हो जाओ। तो ब्रिटेन से इनको सहायता तो दी जाएगी, लेकिन उसके बदले में ब्रिटेन क्या बोलेगा, हम आपको अब क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। तो इसके बाद 1772 के बाद क्या आएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो इसमें बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन में पारित किया गया तब उस समय में बंगाल के गवर्नर के पद पर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है। तथा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बनने वाला जो नया पद नाम है बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त होगा। ठीक है, तो आज आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बंगाल के गवर्नर। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, थैंक यू।